Assalamu alaikum and welcome to Conceptual Learning Academy with past paper of Computer Science। आज जिस पेपर की डिस्कशन हो रही है ये केपी कमीशन ने 23 जून 2023 को कंडक्ट की थी। इस पेपर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैंने फुल एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो आइए पहले पार्ट को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक वजाहत करता चलूँ कि आप इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि इसका पार्ट 2 भी आप हासिल कर सकें, जो कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड की जाएगी। हमारे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। Question number 1. The value of an automatic variable in C++ that is declared but not initiated will, इसके ऑप्शंस में से है 0, -1, अनप्रिडिक्टेबल। इसका राइट आंसर अनप्रिडिक्टेबल है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड किया हुआ है कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है जो डिक्लेयर्ड हो चुका होता है लेकिन उसको इनिशलाइज ना हुआ हो तो वो अनप्रेडिक्टेबल उसकी वैल्यू रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है करंट मेमोरी की एलोकेशन की, जो इसको अलोकेट होगी उस वेरिएबल को उसकी करंट स्टेट पे। तो इसकी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड। तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें एक स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, ई प्रोम है और रोम है। तो इसका राइट आंसर डायनेमिक रैम है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड किया हुआ है कि डायनेमिक रैम में इसका जो आंसर है इसको हम डी रैम भी कह सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है इसका। ये एक टाइप का वोलेटाइल मेमोरी होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को कैपेसिटर्स में। और जो डी रैम होता है इसको रिक्वायर होता है कि कांस्टेंट रिफ्रेशिंग हो इसकी, ताकि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो रिचार्ज होते रहे और जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो वो मेंटेन रह सके। इसके अलावा जो स्टैटिक रैम होता है जिसको हम एस रैम कहते हैं वो रिक्वायर नहीं करता फ्रिक्वेंट रिफ्रेशिंग, और जब तक उसको पावर सप्लाई होता रहे तो वो रिटेन करता है उस डेटा को। इसके अलावा जो ई प्रोम है इसके ऑप्शन में से इसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, और जो रोम है इसको हम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरीज में से आता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट्स कंट्रोल ऑपरेशंस। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट है। इसका राइट आंसर कंट्रोल यूनिट है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड किया हुआ है जो कंट्रोल यूनिट है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को और इनिशिएट करता है कंट्रोल ऑपरेशंस को। कंट्रोल यूनिट ये एक वाइटल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं उसका। इसके अलावा मैंने बाकी भी इसमें डिटेल दी हुई है, आप इसको अपने इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक से, और उसको अपने पास सेव कर सकते हैं। Question number 4. The time required for the fetching and execution of one simple machine instruction is calling। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें डिले टाइम है, सीपीयू साइकिल है, सीक टाइम है, नन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर सीपीयू टाइम है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड किया हुआ है कि इसका सीपीयू टाइम इसका राइट आंसर है। सीपीयू टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम या प्रोसेसिंग टाइम भी कहते हैं, प्रोसेसर टाइम भी कहते हैं, और जो कि रिप्रेजेंट करता है जो टाइम लेता है सीपीयू किसी भी टास्क को कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो हम उसको दे देते हैं। इसके अलावा डिले टाइम किसे कहते हैं, सीक टाइम किसे कहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। इसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय अ कंस्ट्रक्टर इज। तो इसके जो ऑप्शंस है इसमें एक कंस्ट्रक्टर अ न्यू क्लास है, कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्ट अ न्यू फंक्शन है, इनिशिएट ऑब्जेक्ट है। इसका राइट आंसर कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड की हुई है
क्योंकि इसका राइट आंसर कंस्ट्रक्ट न्यू ऑब्जेक्ट है। तो जो ऊप होता है हमारे पास, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है उसका क्लास जब हम उसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है कंस्ट्रक्टर के बारे में, इसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्लो चार्ट है, पिक्टोग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम है, हिस्टोग्राम है। इसका राइट आंसर डेटा फ्लो डायग्राम है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने बड़ी वजाहत के साथ दी हुई है। डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको हम DFT कहते हैं, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि शो करता है फ्लो ऑफ डेटा को सिस्टम में। मतलब जब सिस्टम में डेटा फ्लो होता है तो ये हमें DFD के थ्रू, यानी डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट्स होता है। इसके अलावा बाकी जो फ्लो चार्ट्स है और जो पिक्टोग्राम है या हिस्टोग्राम जो ऑप्शन में दिए गए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। Question number 7. Pointers are useful in dash, locating area on disk, finding mistakes in input data, traversing linked list। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। ये जो तीनों है इसके लिए पॉइंटर्स को यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि जो पॉइंटर होता है ये वेरियस फंक्शन सर अंजाम देता है हमारे पास प्रोग्रामिंग में। इसकी जो ये तीनों फंक्शंस है, लोकेटिंग एरिया ऑन डिस्क, पॉइंटिंग मिस्टेक्स इन इनपुट डेटा, ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है जिसको आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड इन मॉडलिंग द न्यू सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शंस है वो डिसीजन टेबल्स, डेटा डिक्शनरी, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ऑल ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने हर एक को इंडिविजुअली यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है। जो डिसीजन टेबल है, डेटा डिक्शनरी है और डेटा फ्लो डायग्राम जिसको हम DFD कहते हैं, इन तीनों की यहाँ पर मैंने डिटेल ऐड की हुई है। Question number 9. Multiplexing techniques used by AM and FM radios is। तो इसके जो ऑप्शंस है वो FDM है, WDM है, TDM है, नन ऑफ दिस है। इसका राइट आंसर FDM है और ये मैंने इसकी वजाहत एक्सप्लेनेशन में की हुई है। जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो AM और FM रेडियोस यूज़ करते हैं वो फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है जिसको हम FDM कहते हैं। अब इसकी हम ने वजाहत की हुई है। जो AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है रेडियो की, ये FDM एलोकेट का यूज़ करता है कि एलोकेट करे जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं वो डिफरेंट AM रेडियो स्टेशन के साथ एलोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो FDM है ये यूज़ करता है FM के केस में और के एलोकेट करे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स को डिफरेंट FM रेडियो स्टेशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ डोज अटैक। तो इसका राइट आंसर मैं बाद में बताऊंगा। चलिए अभी बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वल्नरेबिलिटी अटैक, बैंडविड्थ फ्लडिंग, कनेक्शन फ्लडिंग, ये तीनों ही इसके डॉज के अटैक के फॉर्म में आ जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है। 1 बाय 1 के वल्नरेबिलिटी अटैक क्या है और बैंडविड्थ फ्लडिंग क्या है, इसके अलावा कनेक्शन फ्लडिंग क्या है। आप इसको रीड कर सकते हैं, अपने पास PDF में सेव कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, elapsed time between initiating a query and receiving a response is called। तो इसके ऑप्शंस को आप देखिए। इसमें पहला ऑप्शन रिस्पांस टाइम है, दूसरा वेटिंग टाइम, तीसरा प्रोसेसिंग टाइम और फोर्थवा टर्न अराउंड टाइम है। इसमें लोगों ने एक मिस क्रिएट की हुई और आंसर सब टर्न अराउंड बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर टर्न अराउंड नहीं है। इसका राइट आंसर रिस्पांस टाइम है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है कि रिस्पांस टाइम ये हम उसको रेफ़र करते हैं जो टाइम एक सिस्टम लेता है कि किसी प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करे। मतलब कि कोई यूज़र है वो क्वेरी या रिक्वेस्ट भेज देता है
तो इसको प्रोसेस करना, उसकी डेटा को ट्रांसमिट करना और फिर यूज़र को रिस्पॉन्स डिलीवर करना, इस टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम भी मैंने यहाँ पर इसकी वजाहत की हुई है, प्रोसेसिंग टाइम की भी मैंने यहाँ पर वजाहत की हुई है और टर्न अराउंड टाइम की भी मैंने यहाँ पर वजाहत की हुई है। टर्न अराउंड टाइम का मैं बताता चलूँ कि ये टोटल टाइम होता है, मतलब जो वेटिंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम दोनों को हम इकट्ठा करें तो उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में टोटल टाइम का नहीं पूछा हुआ, रिस्पॉन्स टाइम का पूछा हुआ है कि जो हम क्वेरी देते हैं और उसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रिस्पॉन्स टाइम है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेवर इनहेरिटेड। तो इसके ऑप्शंस जो दिए हैं पब्लिक डेटा मेंबर्स है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है, वाइड फंक्शंस है, ओवरलोड प्लस ऑपरेटर्स है। इसमें भी कुछ लोग ओवरलोड प्लस ऑपरेटर्स को तरजीह देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है। ये इनहेरिट नहीं होते। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने बताई हुई है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं इसके डिराइव्ड क्लासेस के थ्रू ये इनहेरिट नहीं होते। इसके अलावा मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है और इनमें मैंने ये भी लिखा हुआ है कि जो पब्लिक डेटा मेंबर्स होते हैं, वाइड फंक्शंस होते हैं या ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर्स होते हैं, ये तीनों बाकी ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के, तो ये इनहेरिट हो सकते हैं डिराइव्ड क्लासेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एन ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसके ऑप्शंस जो 0 है, 1 है, 2 है, एज मैनी एज वांट है। तो इसका राइट आंसर 0 है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है अच्छी खासी डिटेल के साथ, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसको हम इंस्टेंशिएटेड नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब कि उसके लिए किसी भी ज़रूरी नहीं होता। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर 0 हमारे पास बन जाता है। Question number 14, in which of the storage placement strategies a program is placed in the largest available in the main memory। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हैं बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, वर्स्ट फिट। तो इसका राइट आंसर वर्स्ट फिट है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर की हुई है कि जो वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी होती है इसमें ज़रूरत होती है कि हम लोड करें मेन मेमोरी में प्रोग्राम को। तो इसके लिए सर्च करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लार्जेस्ट अवेलेबल ब्लॉक जो होता है मेमोरी का, वो हमें मिले और हम उसमें उसको अकोमोडेट करें या उसमें प्रोग्राम को अकोमोडेट करें। तो इसको हम वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी कहते हैं। इसके अलावा बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट की वजाहत भी मैंने यहाँ पर की हुई है, जो आप अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए रीड कर सकते हैं और PDF की शक्ल में सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बैंकर्स algorithm इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन यूज्ड फॉर। तो इसका जो ऑप्शन है इसके डेडलॉक प्रिवेंशन है, डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक रिकवरी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो इसका राइट आंसर डेडलॉक अवॉइडेंस है। इसका मैंने वजाहत की हुई है, एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि जो डेडलॉक है ये किस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हो और वो अनएबल हो जाए प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो वेट करते हैं उस रिसोर्स का जो किसी और प्रोसेस के पास इंगेज होता है। तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं। अब बैंकर एल्गोरिदम्स ये इस पे काम करता है कि ये डेडलॉक अवॉइडेंस करे या डेडलॉक प्रिवेंशन करे। तो इसकी राइट आंसर डेडलॉक अवॉइडेंस बनती है, ना कि डेडलॉक प्रिवेंशन, लेकिन काम एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम्स फ्रॉम वन लेन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अनदर लेन वाया। तो इसके जो ऑप्शंस है ये राउटर, ब्रिज, रिपीटर, मॉडेम दिया गया है। इसमें राउटर भी किसी हद तक होता है लेकिन वो नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब कि वो इतने वाइड एरिया पे यूज़ नहीं होते। यहाँ पर ब्रिज राइट आंसर है कि किसी एक लिंक को दूसरे लिंक के साथ हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो ये ब्रिज के थ्रू होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है कि राउटर क्या काम करता है, ब्रिज क्या काम करता है, रिपीटर क्या काम करता है और मॉडेम क्या काम करता है। आप इसको रीड भी कर सकते हैं और PDF के थ्रू हासिल भी कर सकते हैं सेव करके। क्वेश्चन नंबर 17,
विच ट्रांसमिशन मोड इज़ यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन अलॉन्ग टेलीफोन लाइन्स। तो इसके ऑप्शन में भी एम्बिग्विटी पाई जाती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है पैरेलल, सीरियल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस के में से, तो इसका राइट आंसर सीरियल है। अब मैंने एक्सप्लेनेशन में ऐड किया है, जो सीरियल ट्रांसमिशन होता है इसमें हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं सिक्वेंशली, मतलब कि 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट होता है और अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। इसके अलावा जो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, इसकी भी मैंने यहाँ पर वजाहत की हुई है, आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स स्पेशली इफ द सिस्टम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर हब, ब्रिज, गेटवे और रिपीटर में से है, वो गेटवे है। गेटवे हम यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर वजाहत की हुई है। जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, गेटवे ये इंटरफेस के थ्रू पर काम करता है, मतलब कि टू डिफरेंट जो नेटवर्क होते हैं या सिस्टम होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को उसको ये इसके उसके माबेन नेटवर्किंग के लिए गेटवे को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो दो सिस्टम है डिफरेंट प्रोटोकॉल रखते हैं जो जिसको कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए गेटवे ही एक इस तरह का रास्ता है कि वो कम्युनिकेट कर सके। इसके अलावा हब क्या होता है, तो हब को भी मैंने यहाँ पर बयान किया हुआ है और रिपीटर की भी मैंने यहाँ पर ज़िक्र की हुई है आपकी नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इज़। तो इसके दिए गए जो ऑप्शन है, इसमें जो राइट आंसर है वो है ओ एन लॉग एन। ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की है, तो इसकी मैंने यहाँ पर वजाहत की हुई है। आप इसको अपने रीड भी कर सकते हैं, अपने पास सेव भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये मर्ज सॉर्ट होती है, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि फॉलो करता है डिवाइड एंड कनकर अप्रोच को। आप इसको याद रखिए कि जो मर्ज सॉर्ट होता है, इसको एक जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ एन लॉग एन होती है, और ये फॉलो करता है डिवाइड एंड कनकर को। बाकी आप इस डिटेल को रीड कर सकते हैं और अपने पास पीडीएफ पे सेव भी कर सकते हैं। Question number 20. Twisted pair, coaxial and fiber optic cables are the examples of dash transmission medium. तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गाइडेड, अनगाइडेड, डिस्पर्स्ड, नन ऑफ दीज में से इसका राइट आंसर गाइडेड है। इसकी जो वजाहत है ये मैंने की हुई है। जो गाइडेड ट्रांसमिशन होती है वो हम उसको कहते हैं जो फिज़िकल केबल्स या कंडक्टर्स के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम गाइडेड ट्रांसमिशन कहते हैं। मतलब कि जो केबल के थ्रू होती है, जो फिज़िकल जिसकी ट्रांसमिशन होती है, उसको हम गाइडेड ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अलावा जो ट्विस्टेड पेयर का जिक्र किया गया है, कोएक्सियल केबल का और फाइबर ऑप्टिक केबल का जिक्र हुआ है, इसके ऑप्शन में से उसकी मैंने डिटेल यहाँ पर ऐड की हुई है। आप इसको रीड भी कर सकते हैं और पीडीएफ में हासिल भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। Question number 21. In OS model is our data packet moves from lower to upper layers, headers और dash। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एडेड है, रिमूव है, रीअरेंज्ड है, नन ऑफ दिस है। तो ओ एस यहाँ पर आई मिस्ड है, ओ एस आई मॉडल है ये, यहाँ पर इसका राइट आंसर रिमूव है। जो लोअर से अपर की तरफ जाता है तो फिर इसके हेडर्स जो होते हैं वो रिमूव्ड होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने की हुई है। जो ओ एस आई मॉडल होता है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, और ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे चलता है। इसकी मैंने यहाँ पर वजाहत बाकी भी की हुई है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें जो 7 लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो एक डेटा सेंड करता है, तो 7 लेयर्स ऊपर से नीचे की तरफ ये डेटा जाती है, और वहाँ पर जो हेडर्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। जब डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है, जो दूसरा यूज़र होता है, एंड यूज़र, जब उसको वो मिलता है, तो वहाँ पर वो लेयर्स में नीचे से ऊपर की तरफ वो मैसेज जाता है, तो वहाँ पर जो हेडर्स ऐड हुए होते हैं तो वो रिमूव किए जाते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है टुडेज़ वीडियो का, वो है द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू आउटसाइड इन्वायरमेंट इज़ डैश।
तो इसके ऑप्शंस में रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ट्रांसफ़र ऑपरेशन और नन ऑफ दीज़ दिया गया है। तो इसमें एम्बिग्विटी पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रीड ऑपरेशन है, लेकिन इसका राइट आंसर राइट ऑपरेशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है कि जब हम कंप्यूटिंग में जो राइट ऑपरेशन हम उसको कहते हैं कि हम स्टोरिंग या ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा को करते हैं जब हम उसको एक्सटर्नल लोकेशन या डिवाइस पे उसको स्टोर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल लोकेशन से या डिवाइस से कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर हम उसको रीड ऑपरेशन कहते हैं। इसकी मैं वजाहत करना चाहता था। बाकी ये जो सारे 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, इसके आंसर यहाँ पर मैं एक स्लाइड में आपको लिख चुका हूँ आपकी आसानी के लिए। आप इसको सेव कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आंसर इसके साथ चेक कर सकते हैं और इसका पीडीएफ लिंक से हासिल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।